एक्शन डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एक्शन डायमेंशन से मुराद ये है कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए किस तरह से जो है नर्सेस को बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से नर्सेस को जो है एक्ट करना चाहिए, तो इसको हम एक्शन डायमेंशन कहेंगे। एक्शन डायमेंशन मस्ट हैव a context of warmth and understanding. With action dimension, the nurse moves the therapeutic relationship upward and outward by identifying obstacles to the client progress and the need for both internal understanding and external action. ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि एक्शन डायमेंशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नर्सेस क्या करते हैं, जिसमें नर्सेस अपने पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस रहते हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक्शन डायमेंशन में नर्सेस क्या करते हैं, अपने पेशेंट के साथ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को ले जाते हुए, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हुए अपने पेशेंट को जो प्रॉब्लम आ रही होते हैं, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं या जो रुकावटें उनको दरपेश आने वाली होती है या आई हुई होती है, तो उन ऑब्स्टिकल से मुराद उन रुकावटों को आइडेंटिफाई करना होता है नर्सिस ने, और फिर उन्हीं ऑब्स्टिकल्स को क्या करना होता है, उसको इंटरनली अंडरस्टैंड करके फिर उसके मुताबिक जो है नर्सिस स्टेप्स लेते हैं और उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करते हैं। एक्शन डायमेंशन में पहले नंबर पर हमारे साथ कन्फ्रंटेशन है। कन्फ्रंटेशन से मुराद सामना करना, मुख्तलिफ सिचुएशन को फेस करना, किस तरह से आपने पेशेंट को डील करना है, उनका सामना करना है। So usually implies venting anger and aggressive behavior. This has the effect of belittling, blaming, and embarrassing the receiver, all of which are harmful and destructive in both social and therapeutic relationships. But confrontation in action dimension is an assertive rather than aggressive action. Confrontation is an expression by nurse of perceived discrepancies in the client behavior। ठीक है, कन्फ्रंटेशन से मुराद ये है, ज़ाहिरी बात है, जब पेशेंट आपके पास दुख तकलीफ में आते हैं, परेशानी में आते हैं, तो ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, गुस्से का शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हालात में जब नर्सेज अपने पेशेंट को डील करेंगी, तो ऐसे हालात में नर्सेज जो है वो क्या करेंगे, बी लेटलिंग मूड को फॉलो करेंगे। मतलब चाहे पेशेंट उनको बहुत भी गाली गलौज दे, ठीक है, या बहुत भी चीखे चिल्लाए, तो नर्सेज जो है उस पर इतनी फोकस नहीं करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बल्कि वो खामोशी के साथ अपने जो पेशेंट है उनको डील करेंगे, उनके जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ एक ऐसा एक्सप्रेशन जो है अपने पेशेंट को देंगे, एक ऐसे बिहेवियर जो है अपने पेशेंट के साथ अपनाएंगे जिसकी वजह से उस पेशेंट की जो परसेप्शन है, ठीक है, वो भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए, वो जो है मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, बिल्कुल काम डाउन हो जाए, और वो जो है वो सारी सिचुएशन जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तो ये सब कुछ हमने किस प्रोसेस में करना होता है, कन्फ्रंटेशन में करना होता है। ठीक है, और इस तरह के सिचुएशन आप लोगों ने फेस भी किए होंगे। अक्सर औकात जब कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, या गलती से कोई क्या होता है, गलत मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर हो जाता है, तो अक्सर औकात एक्सपायरी उसकी वजह से भी हो जाती है, तो फिर इस तरह के सिचुएशन फेस करने होते हैं, तो करने पड़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फिर इस तरह के काम करने होते हैं, या फिर वहाँ से रफू चक्कर होना पड़ता है अगर इलाका जो है वो ख़राब हो या इलाके के लोग ख़राब हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो है वहाँ से भागना पड़ता है। हमारे एक टीचर थे, वो कह रहे थे कि मेरा जो है एक बार बनू में जो है मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो बनू के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब देहाती इलाका है, और वहाँ पर जितने भी मर्द हजरात हैं तो सबके पास असलहे उनके जेब में पड़े होते हैं। तो एक बंदा जो है वो हमारे हॉस्पिटल आया, और उनके भाई जो थे वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थे और बस इस स्टेज में थे कि वो मरने वाले थे।
तो आखिरी स्टेजेस में वो हॉस्पिटल उनको ले आए और साथ में अपने हाथ में बंदूकें भी उठाए हुए हमारे पास आए और बंदूकें हमारे सर पर रख के और हमें कहा कि हमारे इस भाई को बचा लो, हमारे इस भाई को ठीक करो, अगर इसको कुछ भी हुआ तो आपका खैर नहीं है। तो नर्सिस थे, उनको तो पता था कि जो साइन सिम्टम्स है वो आखिरी साइन सिम्टम है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो हो रहा है, एक्सपायर होने वाला है। तो हमारे सर कह रहे थे कि हमने ऐसा किया कि हमने पेशेंट को मुकम्मल वो जितने भी केयर के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रिकॉशन स्टेप्स वगैरह होते हैं, तो वो सारे हमने उनके सामने कर लिए, ताकि उनको जो है पता चल जाए कि हाँ ये लोग जो है काम कर रहे हैं और केयर दे रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, फिर हम एक एक नर्स जो है वो एक एक करके हम वहाँ से इस बहाने से निकलते रहे कि अच्छा इस पेशेंट को इसकी ज़रूरत है, मैं इनके लिए ये यहाँ से ला रहा हूँ, इनके लिए ये ला रहा हूँ। और फिर इसी तरह से स्टाफ रूम जाते हुए उन्होंने वो अपने ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको वहाँ पर ही गिरा दी और और ख़ुद एज अ पब्लिक बनकर वहाँ से रफू चक्कर हुए। तो ऐसे सिचुएशन भी जो है नर्सेस को फेस करने पड़ सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन में फिर इस तरीके के मतलब ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो कि क्या हो, जिससे आप जो है वो बच सकते हो और आप जो है ख़तरे से निकल सकते हो। तो इस तरह के सिचुएशन में फिर इस तरह के टेक्निक्स जो है लाजमी तौर पर सबको करने चाहिए। सही है। तो ये एक कहानी थी जो कि मैं आप स्टूडेंट के साथ शेयर। It involved focusing on the current interaction of the nurse and client in the relationship. Immediacy may be viewed as empathy, genuineness, client. Empathy, genuineness, client is actively involved in describing what he/she feels in the therapeutic relationship. इमीडिएसी क्या होता है, इमीडिएसी में इसमें ज़्यादातर हम अपने पेशेंट की जो मौजूदा कंडीशन होती है, ठीक है, और क्लाइंट का जो है नर्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है या जिस किस्म की इंटरेक्शन हो रही होती है, तो उसको हम क्या करते हैं इमीडिएसी में देखते हैं। इमीडिएसी में हम क्या करते हैं, इमीडिएसी में हम ज़्यादातर एम्पैथी और जेन्युइननेस जो एबिलिटी है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें क्लाइंट जो है वो एक्टिवली अपने नर्स के साथ इंगेज होते हैं, अपने नर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं और उन पर जो गुजर रही होती है, ठीक है, जो वो फेस कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ क्लाइंट जो है वो अपने नर्स को जो है वो बता रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नर्सिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट की जो सिचुएशन है उसको बज़ाती ख़ुद फ़ील करे और उनके साथ मुखलिसाना रवैया जो है वो तैयार करे और बग़ैर किसी मतलब के जो है उनको प्रॉपर तरीके से क्या करे, डील करे। तो ये हमारे साथ इमीडिएसी में आती है, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो तीसरी कंपोनेंट है एक्शन डायमेंशन में, वो है नर्स सेल्फ डिस्क्लोजर। Here the nurse reveals information about himself, herself, such as ideas, values, feelings, and attitude. This kind of self-disclosure is an index of the closeness of the relationship and involves particular kind of respect for the client. It is an expression of genuineness and honesty by the nurse and is an aspect of empathy. ठीक है। नर्स सेल्फ डिस्क्लोजर से क्या मुराद है, नर्स सेल्फ डिस्क्लोजर से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात हमें ऐसे पेशेंट को डील करना पड़ जाता है जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं उनसे डेटा लेने की, लेकिन वो हमारे साथ डेटा शेयर नहीं कर रहे होते, बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, बल्कि मुकम्मल तौर पर उन्होंने जो है बाइकआउट किया हुआ होता है और बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। तो ऐसे सिचुएशन में नर्सिस का पहला काम क्या होता है, नर्सिस का पहला काम ये होता है कि उन्होंने जो है किसी तरह से अपने पेशेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बहाल करना होता है। तो रिलेशनशिप को बहाल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि नर्स जो है वो अपने बारे में वो अपने पेशेंट के साथ कुछ बातें जो है वो शेयर करना शुरू करे, जिसमें नर्स जो है वो अपने हवाले से कुछ आइडियाज़ या उनके लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंस है या वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है,
उनकी क्या फीलिंग्स है, इन फीलिंग्स के हवाले से वो अपने पेशेंट के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। अपने मतलब कोई वाक़यात जो ऐसे मतलब क्या कहते हैं, सबक आमोज वाक़ये हो, उसको अपने पेशेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो पेशेंट ना चाहते हुए भी आपको सुनेंगे और इसी तरह से एक रिलेशनशिप जो है उसके कायम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी तरह से जब नर्सिस इस तरह से करते हैं तो ये नर्सिस की जो जेन्युइननेस और ऑनेस्टी है उसकी भी एक अलामत है कि नर्सिस जो है वो वाकई अपने पेशेंट के साथ क्या है, मुखलिस है और अपने पेशेंट के साथ ऑनेस्ट है कि वो अपने पेशेंट के साथ इस तरह का मतलब बातचीत कर रहे हैं और उनसे डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो नर्स सेल्फ डिस्क्लोजर से मुराद ये है कि नर्स इस तरह की कंडीशन में अपने पेशेंट के साथ अपने से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करेंगे, जिसका बुनियादी मकसद पेशेंट के साथ एक रिलेशनशिप को कायम करना होता है। ठीक है, इमोशनल कैथारसिस किसे कहता है? इट अकर when the client is encouraged to talk about things that bother him or her most. Catharsis bring fears, feelings and experiences out into the open so that they can be examined and discussed with the nurse. इमोशनल कैथारसिस क्या है? इमोशनल कैथारसिस ये हमारे साथ एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जिसमें नर्सिस क्या करते हैं, जिसमें नर्सिस अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करे जिसकी वजह से, जिसको डिस्कस करने से उनको डर लगता है, या जब वो उसको डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करने की वजह से वो बोर हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब वो डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने की वजह से उनसे जो खौफ है, ठीक है, या जो मुख्तलिफ किस्म की बोरियत वाले फीलिंग वो जो कि फेस करते हैं या फील करते हैं जब उसके बारे में वो बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये खौफ जो है उनसे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से फिर पेशेंट जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, वो बिल्कुल ओपन हो जाएंगे, उनकी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और वो फिर अपने नर्स के साथ हर तरह की जो फीलिंग्स है वो शेयर करेंगे और नर्स उसको डिस्कस करते हुए अपने मतलब का डेटा उससे क्या करेंगे, हासिल करेंगे। एक्शन डायमेंशन, रोल प्लेइंग से मुराद ये है कि आप एक ख़ास किरदार प्ले कर रहे हो, जैसे कि एज एडवोकेट के तौर पर जब नर्सिस रोल प्ले करते हैं तो इसमें नर्सिस क्या करते हैं, अपने पेशेंट के जो हकूक़ है उसकी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। अगर फिजिशियन जो है पेशेंट के साथ कुछ गलत करने जा रहे हो, कुछ गलत प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पेशेंट को इस तरह के फिजिशियन से बचाए, इस तरह के रॉन्ग प्रैक्टिसेस से जो है अपने पेशेंट को जो है बचाए। क्योंकि नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा, एज अ एडवोकेट के तौर पर रोल प्ले करेगा और अपने पेशेंट की जो हकूक़ है उसकी हिफाजत करेंगे। So role playing involves acting of a particular situation. It increases the client insight into human relations and can deepen his her ability to see the situation from another person point of views. ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, रोल प्लेइंग है। इसी तरह से रोल प्लेइंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, रोल प्लेइंग के ज़रिए हम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से मुराद प्रॉब्लम को डिस्कस करना। क्रिएट अ रीडनेस फॉर रोल प्लेइंग, इसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड हम रोल देते हैं। मिसाल के तौर पर नर्स जो है एज अ टीचर के तौर पर रोल प्ले करते हैं और पेशेंट जो है एज अ स्टूडेंट के तौर पर रोल प्ले करते हैं, जिसमें पेशेंट जो है अपने प्रॉब्लम्स को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं और इसी तरह से उन प्रॉब्लम्स के लिए जो है सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्स्टेब्लिशिंग अ सिचुएशन, एक ख़ास माहौल क्रिएट करते हैं। कास्टिंग द करेक्टर्स, ठीक है, करेक्टर्स को क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। ब्रीफिंग एंड वार्मिंग अप, ठीक है, इसी तरह से उसके हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके लिए पेशेंट को तैयार करते हैं। कंसीडरिंग द ट्रेनिंग डिज़ाइन, इसी तरह से जो ट्रेनिंग डिज़ाइन है, मेथड्स है, उसको देखे जाते हैं। फिर किस तरह से हमने एक्ट करना है,
किस तरह से हमने ख़त्म करना है, ऑडियंस को इन्वॉल्व करना, ऑडियंस के स्टाफ मेंबर्स भी आते हैं या पेशेंट के साथ जो पार्टी अटेंडेंट्स होते हैं तो वो भी आ जाते हैं। इसी तरह से एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग, आखिर में जब हम डेटा ले लेते हैं तो उसको हम एनालाइज करते हैं, उसके साथ साथ हम उसको अपने जो दूसरे स्टाफ मेंबर है उसके साथ डिस्कस करते हैं और आखिर में उसकी हम इवॉल्वेशन करते हैं। तो ये रोल प्लेइंग की हमारे साथ कुछ स्टेप्स है जो कि हम रोल प्लेइंग के दौरान करते हैं। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हम किस तरह से करेंगे? थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के कुछ टेक्निक्स है। अब उन टेक्निक्स के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक क्या है? लिसनिंग। ज़्यादातर पेशेंट जो है अक्सर औकात बहुत ज़्यादा मैंने देखे हुए हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि जब हम डॉक्टर के साथ या नर्स के साथ बोल रहे होते हैं, अपने प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ना ही डॉक्टर हमें मतलब हमें सुन रहे होते हैं और ना ही नर्स जो है हमें इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। मतलब वो इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कि वो हमारी बातें जो है वो नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, और वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से पेशेंट जो है वो फिर किसी किस्म की दिलचस्पी शो नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने में और अपने प्रॉब्लम्स को डॉक्टर या नर्स के साथ डिस्कस करने में। तो लिसनिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को टाइम देंगे, उनको एक्टिवली सुनेंगे कि पेशेंट को बजाते खुद ये महसूस हो कि हाँ हमारे जो डॉक्टर या नर्स है वो हमें सुन रहे हैं, तो इस तरह से उनकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ेगी और वो मज़ीद क्लियर होकर, मज़ीद ओपन होकर आपके साथ अपने प्रॉब्लम को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इसी तरह से ब्रॉड ओपनिंग से मुराद ये है कि इनकरेजिंग द क्लाइंट टू सेलेक्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन। ब्रॉड ओपनिंग में क्या होता है? ब्रॉड ओपनिंग में हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि जी जनाब, कैसे आना हुआ आपको यहाँ पर? तो ये एक ब्रॉड ओपनिंग है जिसमें पेशेंट फिर आपको अपने प्रॉब्लम्स के हवाले से बताना शुरू कर देते हैं कि नर्स या सिस्टर या डॉक्टर साहब ने यहाँ पर आया था, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, या मेरी जो आराम है, ठीक है, या स्लीप है वो प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर टाइम पर नहीं हो रही, या सर में दर्द है, ठीक है। और इसी तरह से वो आपके साथ नॉलेज को फिर शेयर करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ब्रॉड ओपनिंग ये एक दूसरी टेक्निक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की, जैसे कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, स्टार्ट हो जाते हैं और अपने बारे में वो आपको बताना शुरू कर देते हैं। सही है? लाइक ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जी हम करेंगे, अगर किसी पेशेंट के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं अगर हम किसी पेशेंट के साथ करेंगे, जी जी। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तो उसके बारे में वो पूरी हमें जो है वो हिस्ट्री और डिटेल बता देगा। तो बिल्कुल उससे हम बिल्कुल। काफ़ी जो है वो डेटा गैदर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, यही बात है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉड ओपनिंग कहते हैं। और ये असल में थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और असर बना सकते हैं। सही है? ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग स्किल। ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग स्किल जो है ये असल में क्या है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर आपके पेशेंट को ये महसूस हो, ठीक है, उनको ये लगे कि हाँ हमारे डॉक्टर जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर हमें जो है वो टाइम दिया हुआ है, वो हमें देख रहे हैं, ठीक है, हमारी तरफ देख रहे हैं और हमारी बहुत बातों को जो है गौर के साथ सुन रहे हैं, तो वो मज़ीद दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं और मज़ीद वो आपको अपने हवाले से डेटा देना शुरू कर देते हैं। अगर इसके बरक्स हो तो वो फिर क्या करते हैं? वो फिर बात को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं और वो किसी किस्म की दिलचस्पी शो नहीं करते आपके साथ प्रॉब्लम को शेयर करने में। लेडर क्या है? लेडर ये असल में हमारे साथ एक फार्मूला है जिसमें हम ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल्स को क्या करते हैं? उसको हम वैलिड करते हैं। So L stand for looking at other, keep good eye contact। जाहिर बात है, अभी मैंने आपको कहा कि जब आपके पेशेंट आपके साथ बात कर रहे हो तो बहुत ही ज़रूरी है कि बात करने के दौरान आप अपने पेशेंट की आंखों में आंखें डालकर उनको देखें, उनके साथ जो है सर जो है हिलाए कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, उनको महसूस हो कि हाँ
हमें नर्स जो है वो सुन रहे हैं, हमारी बात को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसी तरह से ए स्टैंड फॉर आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस ओनली, सिर्फ उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से आप उनसे मंदरजल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे वो मज़ीद उसमें दिलचस्पी लेंगे और आपके साथ प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। डू नॉट इंटरप्ट, जब वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, आपके साथ शेयरिंग कर रहे हो, तो इस दौरान आपने किसी किस्म का रोकना टोकना नहीं करना होगा और उनको जो है आपने बोलने के लिए छोड़ना होगा कि वो अपनी बात को क्या करें, मुकम्मल करें। डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, आपने जो है टॉपिक को चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर आप टॉपिक को चेंज करेंगे तो वो एक प्रॉब्लम जो है बगैर सॉल्व किए रह जाएगा और दूसरा प्रॉब्लम को आप स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर बात है एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए बगैर दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये क्या होगा, आपका मसले का हल नहीं होगा। एक्सप्रेस ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस इमोशन विद कंट्रोल, आपने जो है उनको इमोशन जो है वो मतलब उनको इनकरेज करना होगा कि वो अपने इमोशंस को क्या करे, एक्सप्रेस करे, आपके साथ उसको क्या करे, एक्सप्रेस करे। एंड आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिवली लिसन, आपने जो है मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ अपने पेशेंट को सुनना होगा, गौर से सुनना होगा। तो ये वो सारे स्किल्स है जिसके ज़रिए आप अपनी जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है उसको आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और इसके ज़रिए आप अपने पेशेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो वो हासिल कर सकते हैं। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में फिर हमारे साथ जो तीसरी स्किल है वो है रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग से मुराद ये है, पेशेंट ने आपको कहा कि डॉक्टर साहब या नर्स, मुझे जो है मेरे पीठ में भी दर्द है, इसके साथ साथ मैं खाना सही तरीके से नहीं खा रहा हूँ आजकल, इसके साथ साथ मुझे नींद भी सही तरीके से नहीं आ रही, इसके अलावा मुझे स्टडी करने में भी दिलचस्पी नहीं हो रही। तो वो जब इस पूरे बात को मुकम्मल कर ले, तो जब आप उसको दोबारा से आप उनको समराइज़ करते हैं कि अच्छा आपने मुझे ये कहा कि आपको नींद नहीं आ रही थी, कि आपके पेट में दर्द है और स्टडी में भी आपकी जो है वो दिल नहीं लग रहा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिस्टेटिंग, मतलब अपने पेशेंट की बात को दोबारा से दोहराना। और दोहराने का बुनियादी मकसद यही होता है कि आप इसको कंफर्म करें कि आपको पेशेंट ने जो बताया है क्या असल में यही चीज़ पेशेंट के साथ हो रही है या नहीं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं, एक टाइम पर वो आपको एक तरह से बात करते हैं, फिर जब आप उससे दूसरी बार पूछते हैं तो उनका जो टॉपिक होता है वो चेंज हुआ होता है और वो फिर दूसरी बात करते हैं। तो रिस्टेटिंग हम इस मकसद के लिए करते हैं ताकि जो डेटा हमें हासिल हुआ है उसको हम क्या करें, वैलिडेट करें, उसको हम कंफर्म करें कि हाँ बिल्कुल यही प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट के साथ। सो रिपीटिंग द मेन थॉट्स एक्सप्रेस बाय द क्लाइंट, क्लाइंट ने आपको जो बताया हुआ हो, ठीक है, उसको दोबारा से समराइज करना, इसको क्या कहते हैं, रीस्टेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू सेड दैट योर मदर लेफ्ट यू व्हेन यू वर 5 ईयर ओल्ड, मिसाल के तौर पर आपके पेशेंट आपको कहें कि जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ जो है मुझे छोड़कर चली गई, तो आप दोबारा से उसको समराइज करते हैं, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जब आप 5 साल के थे तो आपकी जो वालिदा मोहतरमा है उन्होंने आपको छोड़ दिया यूं ही 5 साल की उम्र में। तो जब आपको वो कहें कि जी जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बात कर रहे हैं आपने उसको कंफर्म कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, इसको हम रीस्टेटिंग कहते हैं। सही है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे साथ क्लेरिफिकेशन आ जाती है। क्लेरिफिकेशन क्या है, अटेम्प्टिंग टू पुट unclear thoughts of the client into words to enhance nurse understanding और asking। अच्छा जी, तो हमारे साथ क्या है, क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन क्या है, क्लेरिफिकेशन से मुराद ये है कि आपके पेशेंट ने आपको एक बात कह दी, ठीक है, अब आपको उस बात की समझ नहीं आई, तो आप दोबारा से उसी अल्फाज से आप क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, अच्छा जी आप ये कह रहे हैं कि आपने कल दोपहर के खाने में आपने जो है जली हुई रोटी खाई थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपने एक बात की जो वजाहत है वो कर दी जिसकी आपको समझ नहीं आई थी या उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। तो अगर वो आपको कहें कि जी जी बिल्कुल मैंने कल दोपहर को जो है जली हुई रोटी खाई थी और अभी जो है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो
इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस तरह का जो अमल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लेरिफिकेशन कहते हैं। और इसमें मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू मीन, कुड यू टेल मी अगेन। जैसे कि अगर आपको किसी बात की समझ ना आ जाए, पेशेंट की बात की, तो आप उनको दोबारा कहेंगे कि अच्छा क्या आप मुझे दोबारा ये बता सकते हैं कि आपने अभी जो कहा, तो क्या ये आप मुझे दोबारा कह सकते हैं, क्योंकि मैं सही तरीके से आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो बात करते हैं और जो अमल करते हैं, इसको हम क्लेरिफिकेशन कहते हैं। रिफ्लेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज क्लेरिफिकेशन के हवाले से क्या आ सकती है, क्लेरिफिकेशन के हवाले से यही एग्जांपल आ सकता है। आपको एमसीक्यूज में दिया गया होगा कि फॉर एग्जांपल आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू मीन, कुड यू टेल मी अगेन। ठीक है, तो यही फिक्रा आपको दिया गया होगा और आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे व्हाट इज दिस, मतलब ये क्लेरिफिकेशन की एग्जांपल है, रिस्टेटिंग की एग्जांपल है, या दूसरी चीज़ की एग्जांपल है। तो ये क्लेरिफिकेशन की एग्जांपल है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को चीज़ों पर क्लेरिफाई करते हैं। ठीक है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि directing back the client ideas, feeling, question and content. For example, you are feeling anxious and tense and it is related to a conversation you had with your husband last night. रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि जैसे कि मैंने आपको टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल में कहा था कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि आप पर जो गुजर रही होती है, आप पर जो बीत रही होती है, उसको आप क्या करते हैं, अपने अल्फाज में शेयर करते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके के साथ, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन में नर्सिस क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन में नर्सिस अपने क्लाइंट्स के बताए हुए बातों को दोबारा से रिपीट करते हैं। उन्होंने जो अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग, क्वेश्चन और जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया हुआ होता है, तो उसको आप दोबारा से समराइज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में कहते हैं कि आप एंशियस फील कर रही है और टेंस फील कर रही है बिकॉज, क्योंकि आपकी पिछले नाइट अपने हस्बैंड के साथ जिस तरह की सी कन्वर्सेशन हुई है, तो आपको उस वजह से एंशियस और टेंस महसूस हो रहा है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, उनकी बात को आप दोबारा से समराइज करते हैं। ठीक है, ह्यूमर क्या है, ह्यूमर द डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी थ्रू comic enjoyment of the imperfect that gives a whole new meaning to the word nervous and said with shared kidding between nurse and the patient। ठीक है, ह्यूमर से मुराद यह है कि ऐसे हरकत करना, ऐसी बातें करना जो कि माहौल और सिचुएशन की मुनासबत जो है वो ठीक नहीं होती और बिल्कुल इररिलेवेंट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमर कहते हैं। और अक्सर औकात इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिनका स्टेमिना जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है, द स्किल ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू नीड टू नो मोर अबाउट योर मेडिकेशन। इंफॉर्मेशन से मुराद नॉलेज है। ठीक है, द स्किल ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आपको स्किल्स आने चाहिए, आपको पता हो कि किस तरह से मैंने अपने पेशेंट को मुख्तलिफ मेडिसिन के हवाले से समझाना है, उनको बताना है, उनको मेडिसिन के जो फ़वाइद है वो कैसे मैंने बताने हैं, उनको किस तरीके से मैंने इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बताने हैं। तो नॉलेज को शेयर करने का, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ये नहीं कि आपने पूरे किताब जो है वो याद किए हुए है और आप जो है अपने ही तरीके से लोगों को क्या करेंगे, समझाएंगे। लोगों को समझाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसे मेथड को यूज़ करें, एक ऐसे टेक्निक को यूज़ करें जिसको तमाम लोग अंडरस्टैंड करते हो, जो कि तमाम लोगों को वो क्या हो, अच्छा लगता हो, उस पर वो लोग जो है कंफर्टेबल फील करते हो। तो तभी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों तक पहुंचेंगी और दूसरे लोग जो है उसको गेन कर सकेंगे। सर ह्यूमर एक दफा दोबारा बताएं। ह्यूमर से मुराद ये है कि बाद औक़ात ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें
लोग जो है बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सिचुएशंस की वजह से, मुसलसल डिप्रेस रहने की वजह से, मुसलसल मुश्किलात में गिरे हुए मुख्तलिफ मुश्किलात में फंसने की वजह से लोग जो है थक जाते हैं, उनका स्टेमिना जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग जो है नामुनासिब बातें करना शुरू कर देते हैं और इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो कि सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह की जो हरकत होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हमर कहते हैं, ठीक है। Focusing questions or statements that help the patient expand on a topic of importance. I think we should talk more about your relationship with your father. मिसाल फोकसिंग से मुराद ये है कि आप अपने आपके साथ जो है आपके पेशेंट है वो आपसे बातचीत कर रहे हैं और एकदम से वो एक ऐसे अल्फाज को या ऐसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो आपके डेटा के हवाले से। तो आप उनको डायरेक्टली आप उनसे उस चीज़ों के हवाले से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और उनको जो है उस चीज़ों के लिए इनकरेज करते हैं कि अच्छा जी तो ये बात भी है, चले इसके बारे में मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम आपको कब से हुई है और इस प्रॉब्लम में आपको क्या क्या मुश्किलात जो है वो दरपेश होती है, फेस करनी पड़ती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको फोकसिंग कहते हैं। और ये सारी भी जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये असल में हमारे साथ क्या है, टेक्निक्स है, तरीके हैं थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के। और थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हम किस मकसद के लिए करते हैं, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि इसके ज़रिए सबसे पहला हमारा जो मकसद होता है वो पेशेंट और नर्स के दरमियान एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को कायम करनी होती है, जिसके बेस पर फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ शेयरिंग परसेप्शन, asking the client to verify nurse understanding of what the client is thinking और फीलिंग, ठीक है। शेयरिंग परसेप्शन से मुराद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने पेशेंट से मंदरजा झेल क्वेश्चंस करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमने जो सेशन लिया, ठीक है, जो इंटरव्यू की, तो इस इंटरव्यू के बाद अब हमारे पेशेंट की क्या परसेप्शन है, उनकी क्या सोच है, वो क्या सोच रहे हैं नर्स के हवाले से, ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस के हवाले से। तो इसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको, उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो थिंकिंग है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, सही है। Team of identification, this involves identification of underlying issues or problem experienced by the client that emerged repeatedly during the course of nurse client relationship। थीम ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम जो नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप कायम हुआ होता है तो उस नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप के ज़रिए हम अपने पेशेंट से क्या करते हैं, डेटा लेते हैं और वो जिन प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आई नोटिस दैट यू सेड यू हैव बीन हर्ट और रिजेक्टेड बाय द मेन, डू यू थिंक दिस इज एन अंडरलाइंग इशू। मिसाल के तौर पर आप उनको कहते हैं कि मैंने ये नोटिस किया कि आप ये कह रहे थे कि आपको किसी शख्स ने रिजेक्ट किया हुआ है, तो क्या आपके ख्याल में यही बात आपके तमाम मसाइल की जड़ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम उनसे करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल फिर हम इस टॉपिक को भी ख़त्म कर लेंगे और इसके साथ साथ हम इस यूनिट 3 के दूसरे सेक्शन को भी स्टार्ट करेंगे। सो अगर कोई